गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम माइक्रो मशीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो नैनो मशीनिंग के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लेज़र मशीनिंग जो होती है, माइक्रो लेज़र मशीनिंग, वो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट्स की बात करें, इसमें हम इंट्रोडक्शन, लेज़र माइक्रो मशीनिंग क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर वर्किंग प्रिंसिपल क्या क्या होता है माइक्रो मशीनिंग का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं उनकी, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, ओके, इसके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहले लेज़र माइक्रो मशीनिंग की बात करते हैं। लेज़र माइक्रो मशीनिंग, उसमें हम कटिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने हो इन ऑर्डर टू अचीव स्मॉल फीचर्स। माइक्रो और नैनो मशीनिंग के लेवल पे अगर हमें कुछ करना हो, माइक्रो पैटर्न्स बनाने हो, तो उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं माइक्रो मशीनिंग। तो माइक्रो मशीनिंग एम्प्लाइज दैट पार्ट्स आर मेड टू द साइज ऑफ 1 to 900 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर से लेके 999 माइक्रोमीटर तक हम उस तरह की मशीन बना सकते हैं। यानी कि अगर माइक्रोमीटर को हटा देंगे हम 1000 माइक्रोमीटर कहेंगे तो फिर वो में आ जाएगा, इसलिए हम माइक्रोमीटर के अंदर की रेंज की बात कर रहे हैं। हाउएवर माइक्रो आल्सो मीन्स वेरी स्मॉल इन द फील्ड ऑफ मशीनिंग। ठीक है, तो हम बहुत सारे प्रोसेस यूज़ करके माइक्रो मशीनिंग को यूज़ कर सकते हैं। लेज़र हैव बीन यूज्ड इन द वेरियस इंडस्ट्रीज सेक्टर्स। लेज़र का यूज़ बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया जाता है, जिसके थ्रू हम मशीनिंग करते हैं, सच एज ऑटोमोटिव, यानी कि व्हीकल्स बनाने में किया जाता है, एरोस्पेस में किया जाता है, कटिंग, वेल्डिंग और मटेरियल प्रोसेसिंग में भी किया जाता है। जैसे कि आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा होगा, एक हमारे पास स्लॉट दिया हुआ है जिसमें होल्स हैं बहुत सारे। तो अगर हम उन होल्स की बात करें तो 200 माइक्रोमीटर का एक हमने होल बनाया हुआ है और 30 माइक्रोमीटर का भी इसके अंदर होल बनाया हुआ है। तो जैसे पंच टेप हम पहले बनाते थे, पंच टेप बनाने के लिए जिस तरह की टेक्निक यूज़ करते थे, उस तरह की टेक्निक हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम बात की जाए तो लेज़र बीम इज़ फोकस्ड ऑन टू द वर्क पीस एंड कैन बी मूव रिलेटिव टू इट। तो वर्क पीस के ऊपर लेज़र बीम को फिक्स किया जाता है और उसके बाद उसको मूव किया जा सकता है। अब लेज़र बीम को फिक्स कैसे किया जाता है उसके रिगार्डिंग हम जब हमने लेज़र मशीनिंग पढ़ी थी तो हमने डिटेल में डिस्कस किया था, कैसे लेज़र को हम फोकस करते हैं, लेंसेज यूज़ करके, ग्लास यूज़ करके, अलग अलग प्रोसेस यूज़ करके, और लेज़र को हमने कैसे जनरेट करते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो लेज़र मशीनिंग प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय स्विचिंग द लेज़र ऑन एंड ऑफ। तो इसको हम पल्सेस में जनरेट करते हैं, लेज़र को ऑन ऑफ करते रहते हैं कंटिन्यूसली, जिससे कि पल्सेस की फॉर्म में क्या आती है, लेज़र लाइट आती है। लेज़र लाइट थोड़ी देर आएगी, फिर बंद रहेगी, फिर थोड़ी देर आएगी। जो बंद रहेगी उस प्रोसेस में अगर हमें शिफ्ट करना है इधर से उधर तो उस प्रोसेस में हम शिफ्ट कर सकते हैं। चेंजिंग द लेज़र पल्स एनर्जी एंड अदर लेज़र पैरामीटर्स एंड बाई पोजिशनिंग आइदर द वर्क पीस और द लेज़र फोकस। लेज़र के फोकस को या वर्क पीस को हम पोजीशन करके, यानी कि उनको मूव करवा के हम मशीनिंग कर सकते हैं। लेज़र मशीनिंग कंसिस्ट ऑफ लेज़र मिरर्स फॉर बीम्स गाइडेंस। बीम की गाइडेंस के लिए हम लेज़र मिरर करते हैं, फोकसिंग ऑप्टिक एंड पोजिशनिंग सिस्टम। फोकसिंग लेंसेज हम यूज़ करते हैं और पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि जिस सिस्टम के थ्रू हम इसको रिमूव कर सकते हैं, इधर से उधर मूव करवा सकते हैं, वो सारी टेक्निक हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए, आपको दिखाई दे रहा है एक डायग्राम के थ्रू क्या है, लेज़र हमने जनरेट किया सबसे पहले। तो लेज़र जनरेट करने के बाद क्या किया हमने, एक मिरर लगाया हुआ है, सिंपल मिरर है, प्लेन मिरर, जो कि क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब अगर सपोज़ करो हमें 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट करवाना है तो हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो अगर हमें 90 डिग्री रखना है और परपेंडिकुलर से दोनों की 45 डिग्री का एंगल बनेगा, तो हमें प्लेन को किस एंगल पे शिफ्ट करना पड़ेगा, जो इंसिडेंट लाइट है उससे 45 डिग्री। जब इंसिडेंट लाइट से 45 डिग्री पे हम इसको सेट कर देंगे तो 90 डिग्री पे हमारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। जब 90 डिग्री पर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी हमारी, तो हमारे पास जो एनर्जी अटेन्यूएटर लगा होता है
जो कि लेज़र अगर स्कैटर हो रही होगी तो स्कैटर्ड को ऑब्जर्व कर लेगा और जो सेंटर से जा रही होगी लेज़र उसको पास करवा देगा। उसके बाद फिर हमें अगर 90 डिग्री पर लाइट को रोटेट करना है तो उसके लिए दोबारा हम 45 डिग्री पे एक मिरर लगाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा, बीम होमोजीनाइज़र, तो बीम होमोजीनियस बना देगा। जितनी बीम हमारी जा रही है अगर वो कहीं से ज़्यादा इंटेंसिटी है उस रेडियस के उस सर्कमफेरेंस के अंदर कहीं कम इंटेंसिटी है तो उसको सेट कर देगा। उसके बाद फिर हमें 90 डिग्री पे दोबारा रोटेट करना है वर्क पीस की तरफ। तो फिर एक लेंस यूज़ कर लेंगे हम 90 डिग्री पर। उसके बाद फोकस लेंस यूज़ करेंगे और उसको वो करवा देंगे। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे हम इसको फोकस करेंगे और जैसे कि वो इसको लेंसेज के थ्रू फोकस करेंगे वर्क पीस के ऊपर। और वर्क पीस को भी हम 4 डायरेक्शन में प्लेट को मूव करवा सकते हैं, दैट इज़ लेफ़्ट, राइट एंड आउटवर्ड एंड इनवर्ड डायरेक्शन। और लेंस की पोजीशनिंग को सेट करने के लिए फोकसिंग लेंस को हम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज़ आगे अगर हम बात करें तो एक सिंपल प्रोसेस हमें दिखाया गया है जैसे हम लेंसेज यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमारी लाइट आ रही है बाहर से, हमने पोलराइज़र लगा दिया। पोलराइज़र के बाद सेकंड हार्मोनिक जनरेटर लगा दिया। उसके बाद एक्चुएटर लगा दिया। उसके बाद 4 लेंसेज हैं जिनके थ्रू हम इसको से 90 डिग्री पर रोटेट करने के बाद वर्क पीस की तरफ लाएंगे। वर्क पीस से जस्ट पहले हमारे लेंसेज का सेटअप लगा होगा जो कि इसको कंसंट्रेट करके एक पोजीशन पे ले आएगा। लेज़र इज़ एमिटेड फ्रॉम द सोर्स इज़ पास थ्रू द एनर्जी एक्चुएटर। लेज़र जहाँ से सोर्स आ रहा है उसका उससे एमिट होगी। एमिट होने के बाद हम इसको एक्चुएटर के पास ले आएंगे। आफ्टर इट पासेस थ्रू द बीम होमोजेनाइजर, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। बीम होमोजेनाइजर से ये पास करता है और ताकि ये होमोजीनियस हो जाए। ठीक है, द टारगेट इल्यूमिनेटर एंड मशीन विजन कंट्रोल्स द बीम टू द फोकसिंग लेंस। फोकसिंग लेंस पे ले जाने के लिए इसको कंट्रोल करते हैं। द लेंस इज मूव्ड बाय precision motion stage. The beam is then falls on the workpiece and the machining takes place, और मशीनिंग होने लगती है उसके बाद। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेज़र माइक्रो मशीनिंग। अब हम क्लासिफिकेशन पे आ गए, डायरेक्ट राइटिंग और मास्क प्रोडक्शन। डायरेक्ट राइटिंग में क्या होता है, डायरेक्टली हम देखो डायरेक्ट लाइटनिंग में क्या होता है, डायरेक्टली हम लेंसेज के थ्रू उसको ले जाते हैं। दूसरा मास्क प्रोटेक्शन में क्या होता है कि हम एक मास्क लगाते हैं लेंस तक लाइट को ले जाने से पहले, जो कि उसको जो कि एज ए फ़िल्टर का काम करता है और ज़्यादा बीम को हमारी कंसंट्रेटेड बना देता है, हाई इंटेंसिटी की बना देता है बीम को। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं प्रोसेस पैरामीटर्स क्या क्या हैं। वेवलेंथ, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, बीम शेप, बीम की शेप क्या है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, जैसी भी बीम की शेप है। उसके बाद बीम एनर्जी, पल्स विड्थ यानी साइज़ ऑफ हीट अफेक्टेड जोन को ये अफेक्ट करता है। और डेप्थ ऑफ फोकस, फोकस का डेप्थ कितना है। तब इनका इफेक्ट क्या होता है, अगर वेवलेंथ और फोकल लेंथ की बात की जाए हम तो ये साइज़ को फीचर करते हैं कि साइज़ क्या होगा। उसके बाद बीम शेप की बात करें तो ये शेप को फीचर करता है। उसके बाद बीम एनर्जी और पल्स विड्थ की बात करें तो ये साइज़ को फोकस करता है। और डेप्थ ऑफ फोकस ये एस्पेक्ट रेशियो निकालती है। तो डिफरेंट टाइप के लेज़र होते हैं और उनकी यूज़ क्या क्या होता है इंडस्ट्री में। उसके बाद हम बात करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेजेस। जैसे कि माइक्रोस्कोप इमेजेस बनती हैं अलग अलग तरह के, ये हम उसमें दिखा सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखा सकते हैं कि किस तरह की इमेजेस बनती हैं जब हम माइक्रो मशीनिंग करते हैं। अब बात करते हैं हीट अफेक्टेड जोन की। अब हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक तो डायरेक्ट है और एक मास्क है। तो डायरेक्ट में हमारा हीट अफेक्टेड जोन ज़्यादा बनता है और मास्क वाले में हीट अफेक्टेड जोन कम बनता है। और जितनी शॉर्ट पल्सेस होंगी उतना हमारा हीट अफेक्टेड जोन कम होगा। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। फॉर ड्रिलिंग माइक्रो होल्स लेज़र बीम ड्रिलिंग टेक्निक इज़ यूज। माइक्रो होल्स ड्रिल करने के लिए पहले हम दिखाया गया है
कटिंग ऑफ 1 mm ट्यूब को कट करना है 1 mm तक, उसके लिए जैसे ट्यूब को अलग अलग कट के किया है। 100 माइक्रोम विड्थ वी ग्रूव अगर हमें बनाने हैं, 100 माइक्रोम होल्स ड्रिल बनाने हैं तो उसके इसमें 75 mm हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन ड्रिल्स करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेज़र माइक्रो मशीनिंग टेक्नोलॉजी एंड फील्ड्स एप्लीकेशन इन दी मैन्युफैक्चरर, तो छोटे छोटे पार्ट्स बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सरफेसिंग करना है, यानी कि सरफेस को स्मूथ करना है, सरफेस को फ्लैट करना है, या सरफेस रफनेस को कम करनी है, तो उस केस में भी हम माइक्रो मशीनिंग यूज़ कर सकते हैं। थ्रेड्स बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रो मशीनिंग को, उस माइक्रो लेवल पर अगर हमें थ्रेड्स बनाने। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? इजीली कैपेबल ऑफ बीइंग ऑटोमेटेड, स्ट्रेंथ फॉरवर्ड प्रोसेस माइक्रो मशीनिंग, फोर्सलेस एंड कॉन्टैक्टलेस मशीनिंग, तो ये सारे एडवांटेज है। इजी कैपेबल ऑफ बीइंग ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिकली इसको इजीली कैपेबल किया जा सकता है माइक्रो मशीनिंग को। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस मॉनिटरिंग, यानी कि प्रोसेस मॉनिटरिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्सलेस है क्योंकि हीटिंग की वजह से सारा कुछ हो रहा है। कॉन्टैक्टलेस मशीनिंग, और हीटिंग की वजह से हो रहा है तो सिर्फ लेज़र आके उससे स्ट्राइक करते हैं, तो टूल का कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है। माइनर हीट इफेक्टेड जोन, तो हीट इफेक्टेड जोन जो होते हैं वो बहुत कम बनते हैं। मार्जिनल मॉडिफिकेशन टू द माइक्रोस्ट्रक्चर, तो मॉडिफिकेशन में मार्जिनल होता है, मॉडिफिकेशन माइक्रोस्ट्रक्चर में ज़्यादा नहीं होता। हाई फ्लेक्सिबिलिटी, हार्डनिंग डेंसिटी डिज़ाइन ऑफ टिनी स्ट्रक्चर, हाई मैन्युफैक्चरिंग स्पीड, मशीनिंग स्पीड भी हाई होती है। हाई प्रिसीजन भी हाई होता है। प्रिसीजन क्या होता है कि एक ही मशीन पे बार बार हम एक ही तरह का अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो सेम तरह के प्रोसेस हो, उनमें वेरिएशन ना हो उनके मेजरमेंट में, तो उसको प्रिसीजन कहा जाता है। तो हाई प्रिसीजन होता है। कांस्टेंट मशीनिंग क्वालिटी होती है, मशीनिंग की क्वालिटी भी कांस्टेंट होती है। नो एडिशनल टूलिंग कॉस्ट बाई वियर के थ्रू कोई एडिशनल टूलिंग कॉस्ट नहीं होता। नो सॉल्वेंट केमिकल्स यूज, किसी तरह का कोई सॉल्वेंट केमिकल यूज़ नहीं होता। मटेरियल रिमूवल रेट कंट्रोलेबल, मटेरियल रिमूवल रेट भी कंट्रोलेबल स्टेट पे होता है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर माइक्रो मशीनिंग इज़ वेरी कॉस्टली देन अदर, माइक्रो मशीनिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट आता है वो बहुत कॉस्टली होता है अदर कटिंग प्रोसेस के लिए। नीड हाई स्किल्ड पर्सन टू ऑपरेट माइक्रो मशीनिंग सिस्टम, हाई स्किल्ड ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है माइक्रो मशीनिंग सिस्टम को होल्ड करने के लिए। मटेरियल लिमिटेशन होता है क्योंकि मटेरियल्स को सारे मटेरियल्स पे माइक्रो मशीनिंग नहीं की जा सकती। और रिफ्लेक्टेड लेज़र लाइट कैन बी प्रेजेंट इज सेफ्टी हज़ार्ड, तो हज़ार्ड भी यूज़ कर सकती है। अब हम बात करते हैं कंक्लूज़न की, तो कंक्लूज़न क्या है इसमें? माइक्रो मशीनिंग टेक्नोलॉजी नॉट ओनली प्रोवाइड्स ए न्यू मैन्युफैक्चरिंग रूट फॉर द एग्जिस्टिंग, तो माइक्रो मशीनिंग से ना केवल हम नई तरह के मैन्युफैक्चरिंग रूट प्रोवाइड कर सकते हैं बट ऑल्सो अलाउज द सर्टेन कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट्स, तो उससे नए प्रोडक्ट्स भी बनाई जा सकती है। द सरफेस माइक्रो मशीनिंग टेक्नोलॉजी predominates at the present state and this trend will continue in the future, तो जो सरफेस माइक्रो मशीनिंग टेक्नोलॉजी होती है उसमें बहुत तरह के नई चीज़ें निकल के आती हैं जब हम इसको माइक्रो मशीनिंग के थ्रू करते हैं। नैनो इज़ द बज़ वर्ड, तो नैनो मशीनिंग, नैनो क्या होता है? नैनो माइक्रो इलेक्ट्रिक मशीनिंग सिस्टम और नैनो इलेक्ट्रिक मशीनिंग सिस्टम यूज़ करते हैं हम प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में, लेकिन नैनो जो होता है वो बहुत छोटा साइज़ होता है और इसको मशीन करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अब सरफेस माइक्रो मशीनिंग की अगर हम बात करें, जो पूरी माइक्रो मशीनिंग होती है, एक सरफेस माइक्रो मशीनिंग एक पूरा नया ही कंसेप्ट होता है। वेयर इज ए सिलिकॉन सबस्ट्रेट इज़ सेलेक्टिवली इच्ड, पहले एक सेलेक्टिवली एक सरफेस पे एक पहले हम इचिंग यूज़ कर लेते हैं टू प्रोड्यूस स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सरफेस माइक्रो मशीनिंग बुल्स माइक्रो स्ट्रक्चर बाई डिपॉजिटिंग द इचिंग ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर लेयर ऑन द टॉप ऑफ द सबस्ट्रेट। उसके बाद जनरली पॉलीसिलिकॉन इज़ कॉमनली यूज्ड एज वन ऑफ द लेयर एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड एज ए
sacrificial layer which is removed or edged out to the create the necessary void in the thickness of the direction। तो पहले हम इचिंग लगा लेते हैं, उसके बाद और इचिंग लगाने के बाद स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जहाँ पे हमें मशीनिंग करनी है वहाँ हम इचिंग यूज़ नहीं करते हैं, उसके अलावा बाकी मटेरियल पे हम इचिंग यूज़ कर देते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मशीनिंग प्रोसेस इज द पॉसिबिलिटी रियलाइजिंग द मोनोलिथिक माइक्रो स्ट्रक्चर। तो माइक्रो स्ट्रक्चर बहुत अच्छे लेवल पे हम उनको बना सकते हैं, और माइक्रो लेवल पे यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल पे और स्ट्रक्चरल लेवल पे हम इसमें मशीनिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।